इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कंस्ट्रेंट को समझा था कि कंस्ट्रेंट्स कैसे हमें फाइंड आउट करने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, और कौन कौन से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं कंस्ट्रेंट के, और उनको कैसे डिफाइन करना है और कैसे ढूंढना है। वो सीखा है, एक ट्रेलर था वो, सिर्फ वही सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा और आगे चलती रहेंगी चीजें। उससे पहले सबसे पहले हम एक चीज डिस्क्राइब करते हैं कि वाई टर्म जनरलाइज। मीन्स everywhere in classical mechanics you are always talking about generalized force, generalized coordinate, generalized velocity, generalized momenta, generalized. So why we use this term generalize? Okay. So first of all I will discuss these things. After that I will discuss generalized coordinates etc. वॉइस बहुत धीरे आ रही है क्या? वॉइस मेरी बहुत धीरे आ रही है? जी सर, वो सर बढ़िया आ रही धीरे आ रही है। है। धीरे आ रही है, धीरे आ रही है। एक बार रुक जाओ, मैं वॉल्यूम हो सकता है कम हो तो बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मेरी तरफ से फुल है, सही आ रही है सर एकदम। चलिए कोई नहीं, आवाज अपने आप तेज होगी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। अब सही आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो बेटा अपने आप को म्यूट कर ले। तो क्यों हम टर्म जनरलाइज यूज करते हैं? तो अक्सर आप लोग देखेंगे कई टर्म आपको मिलेंगी, जैसे जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो जैसे हम सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल अगर ले लें, अगर हम सिंपल पेंडुलम ड्रॉ कर लें, ठीक है, और इस सिंपल पेंडुलम में ये लेंथ है और मान लीजिए ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये थीटा कोऑर्डिनेट है, एंगल है, इस तरीके का सिंपल पेंडुलम है। तो थीटा किस टाइप का कोऑर्डिनेट है? थीटा है एंगुलर कोऑर्डिनेट, मतलब एंगल बता रहा है, जबकि एक्स वाई क्या है? इसके पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स है, मतलब इसकी पोजीशन को बता रहे हैं। तो एक्स वाई जो है वो पोजिशनल कोऑर्डिनेट है, जिनके रिस्पेक्टिव अगर हम बात करें तो इनके रिस्पेक्टिव हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी लीनियर वेलोसिटी। करस्पॉन्डिंग टू एक्स लीनियर वेलोसिटी आएगी वी एक्स या एक्स डॉट जैसे बोले, और करस्पॉन्डिंग टू वाई एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी आएगी वाई डॉट, जबकि करस्पॉन्डिंग टू थीटा एंगुलर वेलोसिटी आएगी। ठीक है, सिमिलरली करस्पॉन्डिंग टू एक्स मोमेंटम क्या आएगा? पी एक्स लीनियर मोमेंटम आएगा। करस्पॉन्डिंग टू वाई लीनियर मोमेंटम आएगा, जबकि करस्पॉन्डिंग टू थीटा एंगुलर मोमेंटम आएगा। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग टू एक्स फोर्स आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, करस्पॉन्डिंग टू वाई फोर्स आएगा अलोंग वाई एक्सिस। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग टू थीटा टॉर्क आएगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि हम एक जनरलाइज पैटर्न यूज करेंगे, और जनरलाइज पैटर्न का मतलब है हमारे लिए एंगुलर कोऑर्डिनेट और लीनियर कोऑर्डिनेट में कोई भेद नहीं होगा। जो हम एक ऐसे जनरलाइज प्रोसीजर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिस प्रोसीजर में किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेट हो, चाहे वो एंगुलर कोऑर्डिनेट हो चाहे वो लीनियर कोऑर्डिनेट हो, उसके साथ ट्रीटमेंट एक जैसा करेंगे। मतलब यहाँ पर कोई रोटेशनल डायनेमिक्स और लीनियर डायनेमिक्स अलग अलग तरीके से नहीं सॉल्व करी जाएगी। ये जनरलाइज पैटर्न होगा जिसमें रोटेशनल डायनेमिक्स के साथ साथ लीनियर डायनेमिक्स भी सिमिलर मैनर में चलेगी। तो इसीलिए ये कोऑर्डिनेट एंगुलर कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट्स लीनियर कोऑर्डिनेट्स है। तो इन सबको एक ही नाम देने का तरीका क्या है? इनको बोल दिया गया जनरलाइज कोऑर्डिनेट। एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट मींस थीटा ही है अब, या एक्स है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट को सिंबलाइज करा कैसे जाता है? क्यू से। जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्यू में भी थीटा, क्यू में भी एक्स, क्यू में भी वाई। इट डिपेंड्स सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अभी आवाज क्लियर है क्या? आवाज क्लियर है लेकिन आहिस्ता आ रही है। ठीक आ रही है सर, ठीक है। ठीक है सर, अब देखो ठीक है, अब ज्यादा पास हुई? हाँ सर, ठीक है। चलिए ठीक, फिर भी वो तो बता देना। हाँ, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट नाम रख दिया। इट मे बी इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम इट मे बी थीटा और एक्स और वाई डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। तो वो हम देखेंगे चॉइस का क्या मतलब है। सिमिलरली करस्पॉन्डिंगली
लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और इन सबको एक मिला जुला नाम क्या रख दिया गया, जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज मोमेंटम, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया पी से। अब पी जो है वो पी में भी पी एक्स, अगर थीटा है तो पी थीटा, पी में भी एंगुलर मोमेंटम, पी में भी लीनियर मोमेंटम along x एक्सिस along y एक्सिस, तो ये चॉइस पर डिपेंडेंट होगा। सिमिलरली इन्हीं के करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं जनरलाइज वेलोसिटी। इसको हम लोग q डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन इट मे बी लीनियर वेलोसिटी, इट मे बी एंगुलर वेलोसिटी, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। इफ यू हैव थीटा कोऑर्डिनेट देन इट इज एंगुलर वेलोसिटी, इफ यू हैव x और y कोऑर्डिनेट देन यू हैव लीनियर वेलोसिटी। सो इट्स योर चॉइस। अभी चॉइस की बात हम बाद में करेंगे। सिमिलरली जनरलाइज फोर्स, जनरलाइज फोर्स क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से, कैपिटल Q। अगेन इट मे बी टॉर्क और इट मे बी फोर्स, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। अगर आपने चॉइस जो है लीनियर कोऑर्डिनेट की है तो फोर्स आएगा, और अगर एंगुलर कोऑर्डिनेट किया तो टॉर्क आएगा। इतनी जनरलाइज फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो टॉर्क की भी हो सकती है, फोर्स की भी हो सकती है। जनरलाइज वेलोसिटी की डायमेंशन रेडियन पर सेकंड यानी कि डायमेंशन टी इनवर्स भी हो सकती है, और मीटर पर सेकंड मतलब LT-1 भी हो सकती है। ऐसी जनरलाइज मोमेंटम लीनियर मोमेंटम की भी डायमेंशन हो सकती है, एंगुलर मोमेंटम की भी हो सकती है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स भी हो सकता है और एंगल में रेडियन भी हो सकता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि इसलिए कि सारा ट्रीटमेंट एक जैसा रहे, एक शब्द जोड़ दिया गया है जनरलाइज, मतलब एक ऐसा प्रोसीजर की तरफ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं जो हर कोऑर्डिनेट को एक जैसा बिहेवियर मैसेज कराए। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट का। अभी मैं पीछे की कोई स्लाइड अगर रह जाएगी तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट हेडिंग इज वॉल्यूम बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, No, sir. क्लियर है बेटा? एक बार अपने आप को भी एनालाइज कर लो, ठीक है? हर बार आप लोग मैसेज लिखोगे ना तो विंडो पॉपअप होती है, और पॉपअप होने से फिर मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। ठीक है बेटा, आप अननेसेसरी मैसेज ना लिखें प्लीज। जनरलाइज कोऑर्डिनेट, एंड यहीं पर हम डालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। जिसको हम शॉर्टकट में DOF लिखेंगे आगे से। ठीक, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो हम देखें सबसे पहले। तो यहां पर मैं सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस लिखूंगा कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है। तो द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट coordinates, minimum number of independent coordinates to describe this system, describe the dynamic system is called as generalized coordinate. शॉर्टकट में जी से लिख दूंगा, represented by Q। और यहां पे मैं एक लाइन लिखूंगा कि इट इज ट्रू फॉर वैलिड फॉर दिस डेफिनेशन इज वैलिड फॉर होलोनॉमिक सिस्टम। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं आगे बताऊंगा। तो किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करना है, आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको कितने मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। मतलब मान लीजिए अगर 2 है मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट तो एक से काम नहीं चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा हो तो चल जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट मिनिमम ढूंढना बहुत जरूरी है। जितने कम कोऑर्डिनेट्स होंगे उतना ही आपको आसान होगा चीजों को समझना, क्योंकि जितने कम कोऑर्डिनेट्स होंगे उतनी ही इक्वेशंस कम बनेंगी, उतनी ही चीजें कम बनेंगी, इक्वेशंस कम होंगी, तो उनको सोल्यूशन भी कम होगा, और उनको डिफाइन करना और उनको रिप्रेजेंट करना और प्रॉब्लम को सिमेट्रिकली समझना बहुत आसान हो जाएगा, मतलब उससे आसान नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द डायनामिक सिस्टम इज कॉल्ड एज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये सिर्फ होलोनॉमिक सिस्टम के लिए वैलिड है डेफिनेशन। अगर सिस्टम नॉन होलोनॉमिक होगा तो ये मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जरूरी नहीं है कि वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बराबर हो। तो दूसरी बात, number of generalized coordinate is called as a degree of freedom। मतलब कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं ये तो कहलाते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और उनकी संख्या, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की संख्या डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होती है।
ये भी कहने का मीनिंग ये है कि दिस डेफिनेशन इज ओनली ट्रू फॉर होलोनोमिक सिस्टम। ब्रैकेट में लिख दूंगा फॉर होलोनोमिक। हाँ, यहीं पर चूंकि बात आ रही है होलोनोमिक होलोनोमिक बार बार लिख रहा हूं, तो नोट लिख लें एक, फॉर नॉन होलोनोमिक सिस्टम for non-holonomic system, number of required coordinates may be greater than degree of freedom। मतलब जितने कोऑर्डिनेट की आपको जरूरत होगी वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से ज्यादा होंगे। कहने का मतलब क्या है, इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। कल मैंने आप लोगों को एक वो करवाया था नॉन होलोनोमिक सिस्टम का डिस्क ऑन प्लेन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देख लें, in case of rolling disk, रोलिंग डिस्क के केस में, जो कि नॉन होलोनोमिक या सेमी होलोनोमिक है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स कितने थे, याद हो तो? कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी थी हम लोगों को? एक्स वाई थीटा फाई, एक्स वाई थीटा फाई, याद हो तो? उन इक्वेशंस में एक्स थी, वाई थी, थीटा था, फाई था, याद आया? Yes, sir. They are related by two equations, x dot is equal to r theta phi, r phi dot cos theta, r phi dot sin theta, इस तरीके से y dot रिलेट था। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स 4 एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन यू हैव नॉट डिफरेंशिएबल, इंटीग्रेबल, मतलब इंटीग्रेट कर नहीं सकते थे, इसलिए वो रिड्यूस भी नहीं हो रहा था। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर बात करूं मैं, तो डिस्क की डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। 2 डायमेंशनल प्लेन में डिस्क की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। इन 2 डायमेंशनल प्लेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिस्क इज 3। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ज्यादा है और डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है। ऐसे सिस्टम को भी हम लोग क्या कैरेक्टराइज करके बोलते हैं? नॉन होलोनोमिक। वो क्या रहा है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये नोट याद रखें कि नॉन होलोनोमिक सिस्टम के लिए नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, जिसका एग्जांपल आप सिंपली रोलिंग डिस्क का एग्जांपल याद रखें। अब बात करते हैं, ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया, लेकिन उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसी डेफिनेशन को। तो मैं यहाँ पे एक हाशिया खेल देता हूँ, जैसे कि ये अलग से है बेसिकली। आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी बात को जो मैं चला रहा था। तो इसी का एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल किसका? होलोनोमिक। इन केस ऑफ होलोनोमिक सिस्टम, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो कि क्या है? होलोनोमिक। इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, मतलब कितने कोऑर्डिनेट्स के बिना काम नहीं चलेगा, मतलब कम से कम इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, एक्स वाई देख लें, थीटा देख लें, लेकिन क्या एक्स और वाई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट नहीं है। कल ही आप लोगों से बात हो रही थी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल है। इट मींस एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और डिपेंडेंट होने की जो इक्वेशन वो सामने आपके। तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होने के लिए कम से कम एक कोऑर्डिनेट की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि दो तो एक साथ हो नहीं सकते, तो एक ही होगा कम से कम। जितनी आप इसमें कंस्ट्रेंट की इक्वेशन ढूंढ लेंगे उतने ही रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स कम होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितनी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन होंगी उतनी ही डिपेंडेंट इक्वेशन मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर आप देखो, तो आपको क्यों एक्स और वाई चाहिए? आपको एक्स मिल जाए, अगर आपको एक्स नोन हो तो वाई जरूरत ही नहीं होने की नोन, वाई आप इससे निकाल लोगे, तो केवल एक्स से ही काम चल जाएगा ना। मींस कहने का मीनिंग ये है मेरा कि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम या नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन कौन, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? केवल एक से ही काम चल जाएगा, केवल एक से ही काम चल जाएगा। और अगर मैं कहूँ कौन से जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होने चाहिए, कौन से जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होने चाहिए, तो एक से काम हो जाएगा। एक कोई सा भी ले लो, या आपकी चॉइस है, एक्स या वाई या थीटा। मतलब आप एक्स ले लो, वाई ले लो या थीटा ले लो, दिस इज योर चॉइस। ये आपकी चॉइस है, ये आपकी विजडम पे डिपेंडेंट होगी कि आप कौन सा कोऑर्डिनेट लेके चलना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप एक्स और वाई लेके चलेंगे, या मैं अभी बता देता हूं, तो आप एक ऐसे रिजल्ट पे पहुंचेंगे जिसको आप इंटरप्रिटेट नहीं कर पाएंगे, हालांकि वो रिजल्ट सही होगा। लेकिन अगर आप थीटा को लेके चलेंगे तो एक ऐसे रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे जो आपको इंटरप्रिटेट करेगा कुछ इक्वेशंस को, मतलब जो ऑसिलेटरी मोशन को डिस्क्राइब कर पाएगा। जैसे आप लोगों को याद अगर हो तो याद भी दिला देता हूं कि किस तरीके की इक्वेशंस आपको मिल जाती हैं अगर आप थीटा लेके चलोगे। तो जो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। हालांकि ये सब आएगी आगे बात। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप एक्स लेके चलो या वाई लेके चलो या जेड लेके चलो, इन ईच केस यू गॉट द करेक्ट आंसर, बट इट मे बी फ्रूटफुल, इट मे नॉट बी फ्रूटफुल। मतलब हो सकता है उसका आपको कुछ इंटरप्रिटेशन मिल पाए, ना मिल पाए। ये आपकी जो पहली चॉइस होगी, प्राइम ऑफ फेसी, मतलब शुरुआत करने वक्त आपने कौन सा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट चूज किया है, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आपकी बुद्धिमत्ता पे डिपेंडेंट है कि भाई आप कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे। लेकिन नंबर कितना यूज करना है? एक ही कोऑर्डिनेट यूज करना है, यानी कि नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज फिक्स्ड।
means degree of freedom of a particular system is fixed, but choice may be different. choice may be different. तो यहां पर नोट एक और लिखूंगा मैं फिर, नोट ये रहेगा कि सबसे पहला नोट ये रहेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिस्टम इज सेम फॉर एवरीवन. मतलब हर किसी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सेम रहेगी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, लेकिन हाँ चॉइस ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट may be different for different persons or different students. For everyone. मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी पर्टिकुलर सिस्टम की सेम रहेगी. मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने यूज करने हैं ये बात फिक्स रहेगी, लेकिन कौन से यूज करने हैं ये आप पे डिपेंडेंट है या आपकी विजडम पे डिपेंडेंट है, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं. ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है? देखिए जब तक आप ये पूरा लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप कंक्लूड नहीं करना कि क्या समझ में आ रहा है. जितना मैं समझा रहा हूं उतना समझो बस. ठीक है, कोई दिमाग में क्वेश्चन आए तो पूछ लो इसी से रिलेटेड, लेकिन आप ये ना सोचें कि ये समझ में आ रहा है तो इससे क्या हो जाएगा या फिर इसका यूज क्या होगा, इन बातों का क्या मतलब है, ऐसे ना सोचना. बी पॉजिटिव. यहां तक मेरी बात क्लियर है? नहीं क्लियर है सर. चलो DOF3 एक्सप्लेन कर दीजिए. वो बेटा मैंने कहा ना अभी आएगा ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम ही निकालना सिखाऊंगा अगला टॉपिक. ओके सर. है ना, पूरा असाइनमेंट है उसका आपके पास 2. हाँ, और एक बच्चे की आवाज आ रही थी, वो भी बोल दे अपनी बात. ये सर ये तो एक्स वाई प्लेन में मूव कर सकता है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों है? क्या चीज एक्स वाई प्लेन में मूव कर सकता है? वो बेटा एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तभी तो एक्स और वाई है, बट एक्स और वाई इंडिपेंडेंटली वेरी नहीं कर रहे हैं. दे हैव सम रिलेशन बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर. इट ऑलवेज मूव्स इन अ सर्कल. इफ मोशन इज कन्फाइंड इन अ प्लेन then it is always moving in a circle. So there is a relation between x and y. So you can't say these x and y coordinates are independent. But our definition is independent coordinates की संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जब दोनों नहीं है तो एक तो होगा. फिर समझ रहे हो? सर ये मिनिमम नंबर, हाँ मिनिमम नंबर कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं. हाँ, मिनिमम नंबर लिखा हुआ है ना, मिनिमम नंबर होने चाहिए और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, कम से कम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स. भाई एक आपने लिया है x, अब x का रिश्ता किसी और से है ही नहीं. अभी और भी दिखा दूंगा केसेस तो आपको और क्लियर हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको और समझाने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ही अगला टॉपिक डाल रहा हूं. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें, आप समझें. जैसे मैं कुछ सिचुएशंस आप लोगों को दिखा रहा हूं, और सिचुएशन में पहले सबसे पहले कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को दिखाता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या डंबल्स वगैरह के बारे में. एक तरीके से एक शुरुआत कर रहा हूं, इसमें वेरियस एग्जांपल्स भी आ जाएंगे, आप लोग देखते रहें. मान लीजिए इफ यू आर इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, एंड चलिए बना लेता हूं पहले, ये कई सारी सिचुएशंस बना लेता हूं. एंड सो कई सारी प्रॉब्लम्स है. मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल है 3 डायमेंशनल स्पेस में. हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम दिस है, दिस पार्टिकल? 2 सर. अब आपको देखो दिमाग लगाना है, आपको ऐसे नहीं पता लगाना है कि याद करिए, कोई बात नहीं समझनी है क्योंकि कोई फार्मूला नहीं है इसको निकालने के लिए. आपको दिमाग लगाना है कि कम से कम कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी. इसकी पोजीशन बतानी हो तो कहां पर है ये बताने के लिए आपको 3 डायमेंशनल स्पेस में कम से कम 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी. इससे कम कोऑर्डिनेट पे आप नहीं बता पाओगे कहां है ये. एम आई करेक्ट? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी, ये बात कंफर्म है. अब मान लीजिए ये एक रिजिड रॉड से 2 पार्टिकल जुड़े हुए हैं, इस तरीके का सिस्टम है, मतलब डंबल टाइप. तो हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम दिस है? 3. 5 सर. 5. अब आपने 5 बताया है ना, कैसे बताया? आपने ऐसे बताया कि इसकी डिग्री n equal to 3 minus r से सर. वो सब मत लगाओ, वो मैंने नहीं पढ़ाया तो मत लगाओ. आपकी जो मेमोरी में है वो सब हटा दो अभी, जी सर. बाद में उसको कोरिलेट करना है ना. जी सर. जी. आप ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो कम से कम आपको कितने कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ेगी. इसको तो 3 चाहिए थे, इसको 3 और इसको भी 3, है ना. लेकिन इनके बीच में एक रिश्ता भी होगा. अगर आप इनके कोऑर्डिनेट्स लिखोगे x1 y1 z1, है ना, और इसका लिखोगे x2 y2 z2, तो इनके बीच में एक फिक्स लेंथ की रॉड है. तो आप इनका रिश्ता क्या लिख सकते हो? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर बराबर d. इसका मतलब ये सारे तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट नहीं, इनके बीच में एक रिश्ता है. इसका मतलब इससे एक कम होगा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट.
जितने आप रिलेशन ढूंढ लोगे उतने ही कोऑर्डिनेट्स की संख्या कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये नोन हो जाए, कौन कौन, कोई से इनमें से 5, 1 2 3 4 5, अगर आपको ये 5 पता चल जाए तो छठा आपको इस इक्वेशन से पता चल जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कोई से भी इनमें से 5 पता चल जाए तो छठा आपको इस इक्वेशन से पता चल जाएगा। तो जितनी ज्यादा आप इक्वेशन ढूंढ लेंगे उतने ही रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स कम होते चले जाएंगे, है ना? तो अगर मैं यहां पर मैं कहूंगा, इसलिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी होगी। अच्छा, अगर यही सीन मैं आगे बढ़ाता रहूं और मैं आपसे कहूं आपकी बात, तीन पार्टिकल्स हैं जो कि रिजिड रॉड से जुड़े हुए, तब कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी? 6. कुछ लोग 7 बता रहे हैं, 6 होगी सर। 6, कुछ लोग बता रहे हैं कैसे, 3 3 3, है ना? ऐसे तो बता रहे हो। अभी आप लोग लिखना नहीं, ये नंबर सब गलत लिख रहा हूँ, बाद में चेंज करूंगा। 3 3 3 मतलब 9 माइनस 3, इनके बीच में क्या रेस्ट्रिक्शन है? तो 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी, 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी, तो 3 कम हो जाएगी, तो 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, है ना? 3 इसमें कंस्टेंट है और 9 कोऑर्डिनेट्स है, तो 9 माइनस 3 कितने हो जाएंगी? क्योंकि वजह जिस टाइप की इक्वेशन आपने अभी एक ढूंढी है, ऐसी 3 हो जाएंगी, एक ये हो जाएगी, ऐसी एक और हो जाएगी, ऐसी एक और हो जाएगी, है ना? क्योंकि ये वाला पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, तो x3 y3 z3। लेकिन अगर ऐसा करोगे तो इस तरीके के प्रोसेस से अगले वाले के लिए अगर आप देखो तो क्या होगा? अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मान लीजिए 4 हो जाए, तो 4 पार्टिकल हो जाए तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी? 4 हो जाए तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी? 6. 8 सर। 3 6 कैसे आप गिन रहे हो? 3 3 3 3 सर 10 और हाँ 9 होगी सर। 7 सर। अभी रुपए ना, 12 माइनस कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 सर। 4 2 6 6 आगे सर। 6 ही आएगा। लेकिन अगर यही प्रोसीजर आगे बढ़ाते रहोगे तो आपका निगेटिव में भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा। क्योंकि आप देखें अगले वाले केस में अगर 5 ले लूं तो कितने होंगे? सॉरी, कितने होंगे? 10 सर। कितने होंगे? 6 सर 6। तब भी 6। तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो 6 अभी भी क्यों? अभी भी 6 क्यों? बात आपकी बिल्कुल सही है। अब चाहे कितने भी पार्टिकल क्यों ना हो, सबका आंसर होगा 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन इस बात को आप एक्सप्लेन ऐसे नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा उसके लिए। तो आप शुरुआत से फिर से देखते हैं, इसको कोऑर्डिनेट कितनी जरूरत पड़ी थी? 3 समझाने के लिए। ये वाला देखिए, पहला वाला, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स थी, लेकिन ये अगर इफेक्टिवली देखें तो 2 कोऑर्डिनेट से ही रिप्रेजेंट हो पाएगा। भाई इसका कंट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना? 2 का, क्योंकि ये 3 कोऑर्डिनेट लाया, साथ में क्या लाया है? एक कंस्टेंट भी लाया, ओवरऑल 2 ही कोऑर्डिनेट ला पाया इंडिपेंडेंट। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ? नहीं। यहां अगर देखें तो ये 3 कोऑर्डिनेट लाया पहला वाला, लेकिन दूसरा 2 ही लाया होगा, तीसरा 1 ही लाया होगा। क्या सही कह रहा हूं या नहीं? क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट भले ही लाया ये वाला, लेकिन ये 2 कंस्टेंट भी लेके आया। तो ओवरऑल 3 + 2 = 5, और यहाँ 3 + 2 + 1 = 6। अब अगर आगे वाले देखें, ये 3 लाया, ये 2 लाया और ये 1 लाया, मान लो, है ना? ये वाला कितना लाया? अगर आप इसको देखें तो ये, मैं इसको अलग पेन से कर दे रहा हूं तो आपको दिखा पाऊंगा क्या कहना चाह रहा हूं। ये 3 कोऑर्डिनेट लाया, लेकिन साथ में ये 3 कंस्टेंट भी लाया ना भाई? 3 का क्या लाया? जुड़ाव भी लाया। ओवरऑल ये आया नहीं आया बराबर ही है ना? ये आया या नहीं आया इस सिस्टम में, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? 6। जब इसका नहीं है तो फिर अगले वालों का भी नहीं होगा, इसलिए इसका भी 6। इवन रिजिड बॉडी भी अगर है तो भी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 6. इवन डिग्री ऑफ रिजिड बॉडी भी अगर है, सॉरी ऐसे दिखा देता हूँ, रिजिड बॉडी भी अगर है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 6 होगी। मेरी बात से सहमत हुए नहीं हुए? यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में मैक्सिमम जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है वो 6 हो सकती है। उसका लॉजिक मैंने आपको दिखाया। अगर 2 डायमेंशनल स्पेस की बात करूं, पहले लिख देता हूं यहां पे, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिजिड बॉडी in 3 dimensional space is 6। ठीक है। अगर मैं बात करूं 2 डायमेंशनल स्पेस में, मान लीजिए रिजिड बॉडी क्या है? 2 डायमेंशनल स्पेस में। सर ऊपर वाला एक बार बता दीजिए। बेटा अभी आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, देखते रहो बस।
उसके बाद पूछना जब ये खत्म हो जाएगा आर्टिकल, अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ना अभी कई बातें होंगी ना इससे रिलेटेड। अब मान लीजिए आप 2 डायमेंशनल स्पेस में, मैंने इसीलिए 2 लाइनें दिखाई हैं, और मैं आपसे कहूँ एक अगर पार्टिकल है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 2। यानी आप एक ऐसे वर्ड में है जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें केवल 2 ही डायमेंशन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी, कम से कम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए इसको समझाने के लिए। अगर डंबल हो यही वाला तो 3 3 सर। 3, 2 और 1, ऐसे नहीं समझ में आता। ऐसे कोऑर्डिनेट इसको, 2 कोऑर्डिनेट इसको और 1 कंस्टेंट, तो 2 + 2 - 1 3। अब अगर 3 है पार्टिकल तो 3 3 होगा सर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 होगी। और अगर 4 हो तो भी 3। 3 तब 3 सर। यानी कि रिजिड बॉडी अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में हो, सॉरी 2 डायमेंशनल स्पेस में हो, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिजिड बॉडी इन 2D स्पेस इज 3। समझ में आ गई नहीं बात? अब मान लीजिए मैं आपको एक आर्टिफिशियल एक मिनट तो एक बार पीछे करिएगा, बैक स्लाइड कर। पहले यहाँ पे देखें। हाँ बेटा, आप जो पूछना चाह रहे थे वो पूछो जरा एक बार। क्या पूछ रहे थे? और दोबारा बता दो ये 2 फिर 1 + 1 करके 3 कैसे, मतलब एक कम कर दी एक ऐड कर दिया क्या? तो आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है मेरे तक, दोबारा बोलना। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? यस सर। यस सर। क्लियर आ रही है। दोबारा बता दें, मैं फिर से ये कह रहा हूँ, जैसे चलो दोबारा भी बताऊंगा, लेकिन एक और क्वेश्चन करवा दूं उसके बाद बताता हूँ। ये आपका लेवल 2 का असाइनमेंट है। इसका पहला ही क्वेश्चन नेट जून 2013 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिजिड बॉडी इन डी डायमेंशनल स्पेस। अगर डी डायमेंशनल स्पेस है तो रिजिड बॉडी की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? ऑप्शन सी। तो आप सोचो, रिजिड बॉडी का जब एक पार्टिकल आया होगा तो कितने कोऑर्डिनेट लाया होगा डी डायमेंशनल स्पेस में? डी कोऑर्डिनेट। डी सर। बी कोऑर्डिनेट लाया होगा। तो जब अगला वाला पार्टिकल आया होगा कितने कोऑर्डिनेट्स लाया होगा? D -1। D-1। देखो पिछला पैटर्न अगर समझ में आ गया होगा तो ये वाला पैटर्न भी समझ में आ रहा होगा। तीसरा वाला चूंकि 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो तीसरा वाला D-2। और ये सिलसिलेवार कब तक चलता रहेगा? जब तक 3, 2, 1 ना आ जाए, है ना? और उसके बाद जितने भी पार्टिकल आएंगे वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, यही है ना? यस सर। तो 1 से लेके D तक का सम क्या होता है? D फैक्टोरियल। अपॉन 2। यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से पुराना वाला देख ले मैं क्या कह रहा हूँ। ये पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। 2 पार्टिकल से बना डंबल है, अगर बीच की लेंथ जो है वो फिक्स है तो 3 इसको जरूरत पड़ेगी और इफेक्टिवली 2 इसको। क्यों? क्योंकि ये आने से 3 कोऑर्डिनेट ऐड हुए होंगे, लेकिन 3 कोऑर्डिनेट के साथ एक इनके बीच में एसोसिएशन है, बेसिकली इनके बीच में कंस्टेंट भी है। तो ओवरऑल नेट अगर देखें इफेक्टिवली 2 ही कोऑर्डिनेट कंट्रीब्यूट कर रहा होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम में, इसलिए 3 + 2 5 होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिमिलरली जब तीसरा पार्टिकल आएगा तो ये 3 कोऑर्डिनेट जरूर लेके आ रहा होगा, लेकिन 3 कोऑर्डिनेट के साथ साथ ये 2 एसोसिएशन भी लेके आ रहा है, मतलब 2 कंस्टेंट भी लेके आ रहा है। तो इफेक्टिवली ये एक ही का कंट्रीब्यूशन दे पाएगा, और जो बाकी के बचे हुए वो 3 कोऑर्डिनेट ला रहे होंगे और 3 ही एसोसिएशन ला रहे होंगे, उनका निगलेक्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल पूरी रिजिड बॉडी में केवल शुरू के जो 3 पार्टिकल है वही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें? डिग्री ऑफ फ्रीडम में। 2 कैसे हुआ? अरे भाई अभी तो बताया था तरीका, फिर से देख लो। मैं अभी ज्यादातर लोगों के मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी नहीं समझना है। देखो एक पार्टिकल है जिसके लिए XYZ कोऑर्डिनेट की जरूरत है,
और एक पार्टिकल लिया जिसके लिए x डैश y डैश z डैश कोऑर्डिनेट की जरूरत है। मानते हैं ये तीन लाया, लेकिन बीच में इनके बीच में क्या है, फिक्स लेंथ है d, तो इनके बीच में एक रिश्ता भी है x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 या x डैश माइनस x होल स्क्वायर, y डैश माइनस y होल स्क्वायर, z डैश माइनस z होल स्क्वायर बराबर d। तो अब आप इस इक्वेशन को देखकर कह सकते हैं कि दे ऑल आर नॉट इंडिपेंडेंट, सो आवर रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। तो इनका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इक्वेशन मौजूद है तो केवल 5 अगर कोऑर्डिनेट पता चल जाए तब भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि छठा कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन से मिल जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि पहले वाले को 3 की और दूसरा वाला जो है इफेक्टिवली एक कमी तो ला पा रहा है। क्यों? क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट के साथ में एक इनके बीच में इक्वेशन भी ला रहा है, कंस्टेंट भी ला रहा है, तो इफेक्टिवली 2 ही ला पा रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा है? अभी भी नहीं समझ में आया? आगे सर। ठीक है, अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड क्या कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन को, कि यहीं पर मैं कहूँ, ये अभी तक आया नहीं, मे बी पॉसिबल कि आ जाए, इसी से मिलता जुलता है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड डिग्री ऑफ n पार्टिकल रिजिड सिस्टम, फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ n पार्टिकल रिजिड सिस्टम in n dimensional space या small n dimensional space। when पहला सवाल बना दूं n is greater than capital N, और दूसरा सवाल बना देता हूं n is less than capital N। also find नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कितने कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग मेरा ध्यान देना, बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान दोगे तुरंत हो जाएगा। पहला देखिए, पहले इफ n इज ग्रेटर देन स्मॉल n, n इज ग्रेटर देन कैपिटल N। देखें, अगर n कैपिटल N से बड़ा होगा, n मतलब डायमेंशन ज्यादा है और पार्टिकल कम है, ठीक है, तो क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकालेंगे तो थोड़ा कोशिश करें आप लोग निकालने की। ये तो उसी तरह होगा, पता नहीं कितना वैसे ही होगा, n × n + 1/2 हो जाएगा ये तो। कैसे? सर ये डायमेंशन ज्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो इन बाद में क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उतनी आएगी सिग्मा n। बेटा नहीं, गलत बता रहा हूँ। अगर n बड़ा है कैपिटल N से, तो देखो पहला जब पार्टिकल आएगा तो कितने कोऑर्डिनेट्स लेके आएगा, ये सोचो। मूल n कोऑर्डिनेट, स्मॉल डायमेंशन स्मॉल है। बेटा बोलना नहीं है, या तो एक ही कोई बोलो। अगर जब पहला पार्टिकल आएगा तो कितने कोऑर्डिनेट्स लेके आएगा, स्मॉल n, क्योंकि स्मॉल n जो है डायमेंशनल स्पेस है ना, डायमेंशन कितनी है स्मॉल n, ऐसे तो हुआ था पिछला वाला भी, 3 डायमेंशनल स्पेस था तो d डायमेंशनल स्पेस था तो d लिखा था, n डायमेंशनल स्पेस है तो n लिखूंगा। अगला वाला जब पार्टिकल आएगा तो क्या लिखूंगा, n - 1, n - 1। ये है दूसरा पार्टिकल आ गया। तीसरा जब पार्टिकल आएगा तब n - 2, यानी ये पहला पार्टिकल हो गया, ये दूसरा पार्टिकल हो गया, ऐसे ये तीसरा पार्टिकल हो गया। अब आप मुझे बताओ nth पार्टिकल जब आएगा तो कितना लिखूं यहाँ पे, n - 1 n माइनस कैपिटल N -1 ही लिखा हुआ है, वो आप देखो अंदर, जब 1 था तो 0 घटाया था, 2 था तो 1 घटाया, 3 है तो 2 घटाया, तो nth पार्टिकल पे n - 1 घटाया तो n + 1 हो गया। सही बोल रहा हूँ नहीं? यस। तो अब आप बताओगे इसका सम क्या होगा। अरे जीपी है, n टर्म्स की जीपी, वो एपी, n/2 नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। पढ़ा नहीं पढ़ा है फार्मूला? यही तो होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, n/2 2n - n + 1, ये आंसर होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन एक बन गया। डायमेंशंस अगर ज्यादा है और पार्टिकल्स कम है, लेकिन अगर इसी को मैं आगे बढ़ाऊं, सेकंड पार्ट, इफ n इज स्मॉल n इज लेस देन कैपिटल N, अगर स्मॉल n लेस देन कैपिटल n है, तब बताओ क्या आएगा। पहला पार्टिकल रखा जाएगा तो n आएगा,
दूसरा n-1, तीसरा n-2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब स्मॉल nth आएगा तो कितना आएगा? nth पार्टिकल, वो टर्म क्या आएगी? n minus n zeros n माइनस n माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो n कट जाएगा, लेकिन अभी भी पार्टिकल मौजूद है। और जब nth पार्टिकल रखा जाएगा कैपिटल nth, तब तक उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब इसका सम वही आएगा जो आप बता रहे थे। ये आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? आ गया सर। क्योंकि ज्यादा पार्टिकल हैं। और अच्छा, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स भी अगर देख ले तो वो भी निकाल देते हैं। कोई बता सकता है नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितने होंगे? लास्ट टर्म बेटा देख लो ना, n-1, तो n-n+1 हो जाएगा ना nth पार्टिकल जब रखूंगा। और सिमिलरली यहाँ पे जब लिखूंगा तो n-n-1, तो ये n-n+1 हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आया अभी? तो मैं ये पूछ रहा था नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितनी होंगी? n माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 क्यों बोल रहे हो बार बार? बार बार आपके दिमाग में ये जो 3 घुसा हुआ है, ये गलत घुसा हुआ है। जब ये बातें जो आप बोल रहे हो ये सारी 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए है अभिषेक। तो आपको बोलना चाहिए क्या? n बोलो, n डायमेंशनल स्पेस है और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी? nn माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर कर दूं मैं, तो ये आपका हो गया क्या? नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ऑब्वियस है, सोचो यहां पर देखो, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स अगर देखूं nn माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये कोई रूल नहीं। मैं यहाँ पे अब नोट लिखता हूं एक आप लोगों के लिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो बेसिकली क्या है? जितना डायमेंशनल स्पेस है, मान लीजिए अगर n डायमेंशनल स्पेस है तो n, लेकिन जैसे ही अभिषेक लिख रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस है तो 3n, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायमेंशनलिटी ऑफ स्पेस इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये तो होगा सिंपल कोऑर्डिनेट्स, ये कोई भी गिनता है इतने। अगर आपने देखे डी डायमेंशनल 3 डायमेंशनल पे 3 पार्टिकल 3 3 9 कर देते थे, है ना? इसमें से आप कंस्ट्रेंट ढूंढ ढूंढ के घटाते रहते हो, तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स आप घटाते रहो तो आपको एक फार्मूला बन जाएगा। इसको बुक में ऐसे लिखा हुआ देखोगे आप लोग, फॉर 3 डायमेंशनल स्पेस, ये फार्मूला ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, 3n माइनस k, जहां पे k जो होगा वो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स होंगी और 3 डायमेंशनल स्पेस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सिंपल कोऑर्डिनेट्स गिन लेते हैं और नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स गिनते जाते हैं और वो घटाते जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? yes sir सर एक बार ये सेकंड वाले के लिए वापस बता दीजिए। सेकंड वाले के लिए बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल है ज्यादा और डायमेंशन में कम, ठीक है? तो पहले पार्टिकल के लिए जब पहला पार्टिकल आएगा तो n लेके आएगा, दूसरा n-1, तीसरा n-2। इसमें ही जब स्मॉल nth आएगा तब n-n-1 यानी 1। फिर अभी भी पार्टिकल और जब nth आएगा तो कोई 0 0 0 सबका कंट्रीब्यूशन होगा, तो 1 से लेके n तक का सम जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नहीं हुआ क्लियर? हो गया सर। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल आप लोग कर पाओगे। भाई ये डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत हुई है, क्योंकि यही चीजें आप लोग आगे बढ़ाते रहोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिजिड बॉडी, कंस्ट्रेंट समझ नहीं आया, एक मिनट, अभी समझ में आ जाएगा बेटा, थोड़ा सा वेट करो। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिजिड बॉडी इफ वन पॉइंट इज फिक्स्ड, अगर एक पॉइंट फिक्स है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? और एक और क्वेश्चन लिख देता हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिजिड बॉडी इफ 2 पॉइंट्स आर फिक्स्ड। तो देखो ये रिजिड बॉडी है जिसका एक पॉइंट फिक्स है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट फिक्स है, तो इसके पास कहीं भी अब जाने की चॉइस नहीं है। केवल हद से क्या हो सकता है, ये घूम ही तो सकता है बस। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 3 रह जाएगी। इसके अंदर जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो खत्म हो गई, इसका ये पॉइंट फिक्स है।
तो इसके पास केवल घूमने की एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट अनुमति है, उसके अलावा भागने की अनुमति नहीं है। वही अगर मैं कहूँ अगर रिजिड बॉडी है जिसके 2 पॉइंट फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो बताएगा कोई क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी अगर ये दोनों फिक्स है? तो केवल इसके पास एक ही चॉइस है, इसके अबाउट घूमना, जो इन दोनों को पॉइंटों से पास हो रही है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में कितनी हो जाएगी? एक ही रह जाएगी। ठीक है, सर ये 1 वाला फिर से बताइए। बेटा दो, आप एक रिजिड बॉडी ले लो जिसके 2 पॉइंट आप फिक्स तरीके से पकड़ लो, तो फिर आपके पास केवल एक ही तो चॉइस है, उसको उसी एक्सिस के अबाउट घुमाना जिससे दोनों फिक्स पॉइंट पास हो रहे हैं। यस सर। तो एक ही ऑप्शन है, मतलब कि आप इसके अबाउट इसके रोटेशन को दिखा सकते हो, इसके अलावा तो इसकी सब चीजें क्या कर दी आपने बैन। ओके इसका आंसर बेसिकली 3 होगा, इसका 2 होगा। अब जैसे मान लीजिए छोटे छोटे और भी क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक में, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को? अब जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखें फटाफट, कंसीडर द एटवुड मशीन एज शोन इन फिगर, इफ स्ट्रिंग इज inextensible and blocks are moving along vertical direction only, then degree of freedom of system is। देख के बाद बताना, अपनी बुक ना खोले प्लीज। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी? 1 कैसे बता रहे हो, थोड़ा एक्सप्लेन करो बेटा। सर By मतलब direction is ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है, और एक स्ट्रिंग से इक्वेशन आ गई, 2 पार्टिकल एक एक के लिए 2 - 1 1। 2 - 1 1, बिल्कुल सही। कोई और तरीका बता दो जो बच्चों को आसानी समझ में आ जाए। So ये ये वाली डिस्टेंस y1, ये वाली इसमें y1, फिक्स है। ये वाली y1, ये वाली कितनी, और ये वाली कितनी होगी? ये l - y1। तो केवल y1 की तो जरूरत पड़ रही है, इसको समझने के लिए केवल एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत तो है। केवल आप y1 से काम चला सकते हो, y आपको बता दे किसी एक ब्लॉक का, दूसरे ब्लॉक का अपने आप पता चल जाएगा y कितना होगा। या कल आप लोगों को याद हो मैंने लिखवाई थी y1 + y2 = l। इट मींस if you have y1 you can find out y2 with the help of equation of constant, so only one coordinate is required। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 1। ये मैं आपको इसका लैग्रांजियन भी करवाऊंगा बेटा, आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि ये बस हो गई, खत्म कुछ नहीं हुआ बेटा। लैग्रांजियन वगैरह ये सबके करवाऊंगा, तब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको डिस्कस करूंगा और आपको बहुत तब डेप्थ में बैठेगी बात। इन प्रीवियस क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें, इफ वन ब्लॉक ऑसिलेट्स इन वर्टिकल प्लेन, मतलब एक वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, तब क्या होगा? कोई बताएगा? 2 होगा सर। 2 क्यों? बताइए आप क्या कह रहे हो? आप लोगों को ये दिखाई दे रही है स्क्रीन? होगा ना? इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। कैसे? क्योंकि देखो एक तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में भाग रहा है, सर एक प्लेन में और एक लाइन में होगा। ठीक है बेटा, मैं समझाता हूँ ना, एक मिनट। ठीक है, इसको तो y कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी, लेकिन ये ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे झूल रहा है, तो इसको r थीटा की जरूरत पड़ेगी कम से कम, है ना? लेकिन r किसके बराबर होगा? ये दूरी r किसके बराबर होगी? l - y के। यानी कि आपको केवल l - y अगर मिल जाए, मतलब आपको y और थीटा मिल जाए तो काम बन जाएगा। ये कहते हो नहीं कहते हो ये बात? अगर y और थीटा मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ है, कैसे इक्वेशन हो रही होगी, कैसे मोशन हो रही होगी। तो एक तो वर्टिकल जो प्लेन में जो मोशन हो रही है उसका थीटा, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में जो ब्लॉक की मोशन हो रही है उससे y और उससे उसकी पोजीशन भी पता चल जाएगी। तो ओवरऑल आपको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर इसमें थीटा खत्म कर दूं तो ये वाला क्वेश्चन बन गया, इसके लिए 1 हो जाएगा आंसर। क्या मेरी बात से सहमत है? नहीं है? यस सर। फिर भी बेटा अगर नहीं समझ में आएगा तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है कि आप लोग ये खुद करोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। मैं तो आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, ये सारी प्रॉब्लम मैं दोबारा करवाऊंगा और जब आपको लैग्रांजियन करवाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। थर्ड क्वेश्चन पर देखें, इन बोथ द पेंडुला शोन इन फिगर मूव्स इन सेम वर्टिकल प्लेन, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम इज। अभी आपको याद हो कपल्ड पेंडुलम के नाम से जाना जाता है, कपल्ड पेंडुलम के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखो तो इसकी पिक्चर बनाओगे अगर, तो बताओगे पहले कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी? 1
1 से अच्छा मान लो मैं आपको कह दूं थीटा की वैल्यू 30 डिग्रीज है, तो आप बता दो कि दूसरा वाला पार्टिकल कहाँ होगा? बता दो फिर कौन से एंगल पर होगा? नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जरा इधर ध्यान देना। सर हाँ बेटा, सर पुली वाले क्वेश्चन में जो पुली की लेंथ को हमेशा नेगलेक्ट करके ही चलना होता है क्या? पुली की लेंथ को निगलेक्ट, अच्छा पुली के साइज को, जो वायर जा रही है, मतलब ये वाली ना? हाँ हाँ, इसको नेगलेक्ट कर ले हमेशा। हाँ, लाइट पुली और स्मॉल पुली बोल देते हैं ना, आइडियली स्मॉल मानते हैं, तो इसकी ऐसे वायर समझ की इतनी लेंथ बड़ी है, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है सर। निगलेक्ट कर दे रहे हैं, वरना L माइनस पाई माइनस आर लिख लो, तब भी बात एक ही है, ठीक है सर। बात एक ही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो मैं ये बोल रहा था अभी कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हमारा? कपल पेंडुलम वाला। तो इसमें अगर ये देखो, ये पेंडुलम अगर ये हिलेगा तो अभी से स्प्रिंग दबेगा या खींचेगा, तो ये जितना एंगल होगा उतना जरूरी नहीं है ये वाला भी हो, है ना? तो दोनों कोऑर्डिनेट वेरी करेंगे, थीटा 1 और थीटा 2, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2। समझ रहे हो बात को? क्या समझ रहे हैं बात को? यस सर। ऐसे ही आप लोग सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना, ठीक है? कोशिश करना। जैसे आप ये जरा देखो, एयर्थ क्वेश्चन, एयर्थ क्वेश्चन जरा पढ़े फटाफट। इन 2 डायमेंशनल वर्ल्ड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिजिड बॉडी इज, टोटल तो 3 होती हैं, 1 3 में से 2 तो हो गई इसकी ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जाएगी या वाई डायरेक्शन में जाएगी, और एक हो गई इसकी रोटेशनल मोशन। क्यों? जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकती है उसी प्लेन में। तो अब जरा मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं वापस जाऊंगा वहां पर जब आप लोगों को बोल रहा था मैं, इन केस ऑफ रोलिंग डिस्क मैंने लिखवाया था ना, रोलिंग डिस्क जब प्लेन पर रोल कर रही थी तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? आप बता दोगे? प्लेन पर कितनी होगी रोलिंग डिस्क की डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3। अभी तो बताया था 2 डायमेंशनल स्पेस में रिजिड बॉडी की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, और नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स कल ही बता दिए थे, एक्स वाई थीटा फाई। तो अब आपके समझ में आ रहा है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 क्यों लिखा है? ठीक है, अब मेरे को डाउट जो पूछना है पूछो, अभी मैं तुरंत दूसरे टॉपिक पे जाता हूँ, लेकिन आप लोगों को कोई डाउट अगर समझ में नहीं आता है, कोई बात पूछनी तो पूछो। सर एक मिनट, स्लाइड नंबर 8 पे आइए। सर ये जो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। नंबर ऑफ कांस्टेंट के लिए एक सिंपल फार्मूला बताया, जैसे मैं आपसे कोई सा भी कहूँ, आप इसकी बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? अभी तो बात हुई है ना हमारी डिस्कशन, आपने एक बताया है ना, लेकिन निकाला कैसे? आप ये बताओ, निकाला ऐसे, ये y1 ये y2, यही तो, इसके लिए कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी? एक की। इसके लिए कितनी? एक की, तो यानी कि 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी, और आपने इनके बीच में एक संबंध ढूंढा, मतलब एक कंस्ट्रेंट की इक्वेशन ढूंढी। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितने हैं इसमें? एक है, तो आपने इसमें से एक घटा दिया, तो ये बनी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसीलिए बोल रहे हो आप 1 है। तो वही फार्मूला तो है, ध्यान से देखो तो, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दी वर्ल्ड, जो भी n डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, जैसे यहाँ पे 1 डायमेंशनल है, इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? 2 है, माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, वो कितना है? 1 है। तभी तो ये आप 1 लिख रहे हो आंसर, ये नया फार्मूला नहीं है ये। सर 8 नंबर स्लाइड पे। तो अगर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट ढूंढने हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उधर ले जाओ। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम को घटाएंगे, अरे डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर है n माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट, तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट बराबर क्या हो जाएगा? कि n माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही तो हो जाएगा। तो वही लगाया। ओके सर। ओवरऑल इसको आप थोड़ा सा देखोगे घर पे तो आपको और समझ में आएगा। और किसी कोई डाउट? चलिए कोई नहीं, आप लोग ट्राई करना, उसके बाद पूछना ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक अपनी तरफ से करवा देता हूं कि कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 5 particles, consider a rigid system लिख लो, consider a rigid system of 5 particles,
of 5 particles. ठीक है, find number of redundant coordinates. अभी एक नया शब्द है redundant. Redundant means होता क्या है? जिसकी जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, अनावश्यक, है ना? इसका मतलब है अनावश्यक, जरूरत नहीं थी हमने तब भी काउंट कर लिया. तो redundant coordinates का मतलब क्या है? तो मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे 5 पार्टिकल सिस्टम है आपके पास, अगर तो रिजिड सिस्टम है. आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है सिस्टम की? 6. अभी बताइए. 3 डायमेंशनल स्पेस है. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, लेकिन अगर आप इसके सिंपल कोऑर्डिनेट्स देखो तो कितने? 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, मतलब 15, है ना? 15 कोऑर्डिनेट्स है. और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 है और सिंपल कोऑर्डिनेट्स अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, सिंपल कोऑर्डिनेट्स अगर 15 है, तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितने होंगे? 9 3 into 5 minus 6, मतलब 3n माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 15 माइनस 6 यानी कि 9. तो आपको कितनी लाइनें दिखानी पड़ेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? यही तो दिखानी पड़ेंगी 9. और एक लाइन आप अगर गिनती करने लगोगे ना, सारे अगर जोड़ने लगोगे, तो ये लाइन भी जोड़ दोगे अगर जोड़ने बैठे तो? नहीं, इसको भी तो समझोगे आप कि ये भी तो एक कंस्टेंट है. तो ये वो कंस्टेंट है जो गलती से गिन ली गई है. या फिर ये आनंद फानंद में अगर आप देखोगे तो वैसे तो अगर आप निकालोगे तो आपको कितने कंस्टेंट दिखाई दे रहे हैं? अगर आप रेड वाला भी काउंट कर लो, तो रेड वाला भी अगर काउंट कर लो तो कितने कंस्टेंट दिखाई दे रहे हैं? 10 दिख रहे हैं, लेकिन है कितने? 9. तो एक एक्स्ट्रा दिख रहा है ना? एक एक्स्ट्रा दिख रहा है. तो इसके लिए निकालने का तरीका कितना कितना अच्छा है. निकालने का तरीका ये है, रिडंडेंट कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हैं सबसे अच्छा तरीका क्या है? 5c2. जितने पार्टिकल है उनको दो दो जोड़कर कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं? 5c2. अगर 6 होते 6c2, भाई यही तो हुआ. और ये 5c2 कितना हुआ? 10 ही तो हुआ. 5 into 4/2 फैक्टोरियल कितना हुआ? 10 ही तो हुआ. आपने भी 10 ही तो बताए थे कॉम्बिनेशन. तो 5 पॉइंट में से दो दो पॉइंट जोड़कर कितने कॉम्बिनेशन बनाए इसके? वही आप समझोगे कि कंस्टेंट है. लेकिन जो नंबर ऑफ कंस्टेंट है एक्चुअल में, वो और इनमें अंतर ही है रिडंडेंट कोऑर्डिनेट्स. तो 5c2 मतलब 10 माइनस 9, यानी कि एक रिडंडेंट कोऑर्डिनेट की अधिकता है इसमें. मतलब हमने जबरदस्ती गिन लिया है नहीं. ये है रिडंडेंट कोऑर्डिनेट. सर एक मेरा डाउट है इसमें. सर क्या यही पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट इसमें रिडंडेंट होगा कि कोई सा भी हो सकता है? कोई सा भी. ये तो जबरदस्ती, ये तो एक पिक्चर बना लिया. ये भी हो सकता है, मतलब कुल मिला के एक होगा. कौन सा होगा ये जरूरी नहीं है रेड वाला ही होगा, दूसरे भी हो सकते हैं. तो मैंने बना के दिखा दिया. जैसे आपको अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो ये वाला जरा क्वेश्चन आप लोग देखें तो आपको और समझ में आएगा. फिर मैं वापस इसी पे आऊंगा. क्वेश्चन नंबर 5. चलो ऐसे करके आपने सिस्टम कोऑर्डिनेट लिखा है. क्या चीज? ऐसे करके पिछला स्लाइड में सिंपल कोऑर्डिनेट. सिंपल कोऑर्डिनेट. जरा ये क्वेश्चन देखें 4th नंबर. ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 6 पार्टिकल्स. डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पार्टिकल इज फिक्स्ड. इफ सिस्टम इज मूविंग इन 3D स्पेस, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम इज. बता सकते हो कितनी होगी? 6 पार्टिकल है 3 डायमेंशनल स्पेस में, सब रिजिडली टाइट है, तो कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम? 6 होगा. 6 ही होगा. कॉम्बिनेशन मतलब ऑब्वियस है ये. 3 डायमेंशनल स्पेस में 6 है तो 6 होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम. वो तो मैंने आपको बता भी दिया था. लेकिन अब अगला क्वेश्चन देखिए 5th. इन प्रीवियस क्वेश्चन हाउ मेनी कंस्ट्रेंट बिटवीन द पार्टिकल आर रिक्वायर्ड एंड हाउ मेनी आर रिडंडेंट. कितने कंस्ट्रेंट रिक्वायर्ड और कितने कोऑर्डिनेट्स कितने रिडंडेंट है? बेटा एक मिनट रुकिए. दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? सर 12 and 3 होगा. 12 and 3 होगा. ये देखिए आप जिन बच्चों ने निकाला है यस सर 12 थोड़ा समझे. आंसर ऑफ 4th तो होगा. चौथे का आंसर होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 6.
और पांचवें का आंसर निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? सिंपल कोऑर्डिनेट सिंपल कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 18 6 है, 3 डायमेंशन में 6 3 18 18 है ना। और अगर आपको सिंपल कोऑर्डिनेट 18 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तो नंबर ऑफ एक्चुअल कंस्ट्रेंट कितने होंगे? 18 minus 6 6 एक मिनट बेटा, एक्चुअल कंस्ट्रेंट्स 18 माइनस 6 यानी कि 12। लेकिन अगर आप गिनने बैठोगे नंबर ऑफ रिडंडेंट कंस्ट्रेंट, नंबर ऑफ रिडंडेंट कंस्ट्रेंट 6c2 माइनस एक्चुअल कंस्ट्रेंट, तो 6 गुणा 5/2 माइनस 12 कितना हुआ ये? 15 माइनस 12 3। नहीं समझ में आया? यानी कि रिडंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो आंसर होगा वो क्या होगा? 12 और 3 और इसका 6, तो 6 आंसर ये सही है, 12 और 3। क्या नहीं समझ में आया? क्या मेरी बात से सहमत है? आया सर। ठीक है, चलिए कुछ और सिचुएशंस करवाते हैं। If a particle is moving in a predefined path, if a particle is moving in a moving along a predefined path, predefined path का मतलब है पहले से ही पता है मैं किधर जाना है इसको, ठीक है। Then degree of freedom is always 1। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि अगर कोई पार्टिकल प्री डिफाइंड पाथ पर चल रहा है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक पार्टिकल जो है वो स्पाइरल पाथ पे चल रहा है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 1 होगी। अगर एक पार्टिकल किसी कर्व y = fx पे चल रहा है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 1। ठीक है, प्री डिफाइंड पाथ पर अगर है, ठीक है। और आगे चीजें आती रहेंगी, मैं आप लोगों को समझाता रहूंगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में फिलहाल इतना ही बताता हूं, मैं आगे बढ़ जाता हूं। सर रिडंडेंट टर्म बता दीजिए। रिडंडेंट दोबारा बता दूं? इसके प्रीवियस वाला सर। मैंने कहा 6c2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 6 पार्टिकल के। यस सर। 6c2 मतलब कितने हुए अगर सबको जोड़ो तो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक और बचता है कोई, यस 15। इतने तो कॉम्बिनेशन है। क्या दे रियली रिक्वायर्ड टू रिजिड दिस सिस्टम, टू मेक रिजिड दिस सिस्टम? क्या इतने कंस्ट्रेंट की जरूरत है? तो मैं ये कह रहा हूं केवल 12 लाइनें जरूरत नहीं है, बाकी 3 लाइनें फालतू की चाहिए। और वो कैसे निकलेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 6 है, सिंपल कोऑर्डिनेट्स 18 है, तो 12 कंस्ट्रेंट की जरूरत है इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को 6 करने के लिए। लेकिन अगर सारे कॉम्बिनेशन देखूं तो वो 15 है, तो 3 एक्स्ट्रा खींची होंगी लाइनें, ये कहने का मतलब। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और है सर, यहाँ हमेशा 6c2 ही लेंगे कि nc2? भाई लाइनें तो देखनी है, आपने ये क्वेश्चन करे भी होंगे मैथमेटिक्स में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, कि एक प्लेन में बताइए कितनी लाइनें खींची जा सकती है। अगर ये 20 है तो 20 पॉइंट है तो ओके ओके सर 20 पॉइंट है तो 20c2 आंसर होगा इसका। कोई को चूज करोगे ना लाइन खींचने के लिए, ठीक है ना। भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ऊपर लेंगे नीचे जो। हाँ भाई, 2 नंबर ऑफ पार्टिकल को ऑब्वियसली लेना पड़ेगा ना। सारे पार्टिकल में से 2 चूज करोगे तो कैसे, तभी तो बीच का कंस्ट्रेंट आएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे तो करोगे। चलिए इस पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया, लेकिन वो आगे की जो क्लासेस होंगी उनमें कंटिन्यू रहेगा। अभी हम इसको यहाँ पर अर्ध विराम दे रहे हैं, पूर्ण विराम नहीं। तो चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब सिस्टम डिस्क्राइब करेंगे तो ये बातें होती रहेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तैयारियां करते हैं किसकी? लैग्रांज एरर इक्वेशन से रिलेटेड, लैग्रांजियन फार्मूलेशन की। तो सबसे पहला जो इसमें कंसेप्चुअल वर्क अगर देखें तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने बड़ा सुना होगा ये शब्द, और जहां तक आप लोगों को समझ में भी नहीं आता होगा कि क्या है। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को आप समझें जरा, यहां से आप लोगों का अटेंशन रहे, क्योंकि अब हम मैथमेटिक्स की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने वाले हैं आगे। तो व्हाई इट इज कॉल्ड वर्चुअल? क्योंकि मैं तो जब एमएससी में था, मेरे को जब ये पढ़ाया गया था, तब मुझे नहीं समझ में आता था कि इसको वर्चुअल क्यों बोलते हैं, जबकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और जबकि हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें या तो एक्चुअल में हटेंगी चीजें या फिर नहीं हटेंगी। क्यों ये शब्द वर्चुअल है? तो आपको पहले ये बता दूं कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है।
ऐसा माना गया है ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट during virtual displacement, it is considered that time held fixed. मतलब ये माना गया है कि टाइम क्या रहेगा, रुका हुआ. Is it possible? No. That's why it is called virtual. मतलब ऐसा माना गया है कि समय नहीं बीता और डिस्प्लेस हो गया. Obviously, it is not actually possible. That's why it is purely mathematical concept. ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है, इसका कोई ऐसे अभी नहीं समझ में आएगा. ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट all conditions of constraints remain same. मतलब आप सोच रहे होंगे कि जब डिस्प्लेस करना है तो वर्चुअली डिस्प्लेसमेंट मान के क्या फायदा, रियली मान लेते, क्या जरूरत है. तो वर्चुअली इसलिए माना क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर अगर आप रियली डिस्प्लेस कर देंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम बदल जाए. जैसे मैं आपको बताऊं, बड़ा छोटा सा एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ पार्टिकुलर स्फीयर, ये एग्जांपल मैं करवा भी चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं दोबारा से, कि मान लीजिए पार्टिकल जो है स्फीयर पे है और ये इसका लीविंग पॉइंट है. मान लीजिए यहां से ये पार्टिकल इसको छोड़ देगा, ये लीविंग पॉइंट है ना, और इससे ऊपर इधर की तरफ को जो मोशन है वो क्या है, सर्कुलर. और इससे नीचे क्या है, इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन. तो अगर आप सोचो कि यहीं पर सिस्टम है और आपने इसको वर्चुअली डिस्प्लेस ना करके रियली डिस्प्लेस कर दिया होता तो ये तो प्रॉब्लम ही बदल जाती. इसीलिए ये क्या है, नॉन होलोनोमिक सिस्टम है. तो नॉन होलोनोमिक सिस्टम क्या बिहेवियर भी बदल लेते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर. तो ऐसा ना हो कि ये पूरा जो कंसेप्चुअल जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं वो केवल होलोनोमिक के लिए रह जाए, इन जनरल ना हो पाए. मतलब जनरलाइज करने के लिए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट डाला गया. अब ये कंसेप्ट जो है, अगर आप वर्चुअली डिस्प्लेसमेंट वाला बात कहेंगे तो कोई आपको इसका क्लेम नहीं करेगा कि ये होलोनोमिक के लिए या नॉन होलोनोमिक के लिए. नाउ इट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग, एवरी प्रॉब्लम. So it is also valid for non-holonomic system. It is also valid for holonomic system. तो in general virtual displacement की choice ज़्यादा अच्छी है अपेक्षाकृत actual displacement. It is represented by यहीं पे लिख देता हूँ मैं, represented by डेल्टा आर. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा आर से. जो रियल डिस्प्लेसमेंट होता है वो डी आर से. यहाँ पे डी को क्या मानते हैं, बहुत छोटा, लेकिन जीरो नहीं मानते हैं. dt लिखते हैं तो वो बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता है, जीरो नहीं होता है. लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, dt जीरो है. तो ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम हेल्ड फिक्स्ड, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, बट द कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड टू जनरलाइज दिस थ्योरी. ठीक है, ठीक है. तो ये लास्ट लाइन जो लिखी है, ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑल कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स रिमेन सेम. मतलब इस टाइप का डिस्प्लेसमेंट जब हुआ ही नहीं, जब टाइम अलग ही नहीं हुआ, टाइम बढ़ा ही नहीं, तो कंस्ट्रेंट की जो भी कंडीशंस है वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. इससे पहले कंस्ट्रेंट क्या था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर. इसके बाद वो कंस्ट्रेंट नहीं है ना. तो इस टाइप का डिस्प्लेसमेंट मानोगे तो कंस्ट्रेंट क्या होगा, यू कैन एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम इंस्टेंटेनियसली. आप इस प्रॉब्लम को अगर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट लेके चलोगे तो आप एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को इंस्टेंटेनियसली एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट आप सॉल्व कर पाओगे. अदरवाइज आप कितनी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस बोल लो, वो इंस्टेंटेनियस नहीं होती. वहां पर टाइम इंटरवल कम होता है, जीरो नहीं होता. तो इंस्टेंटेनियस का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता अगर आप देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, चलिए अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ गया. एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट से वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा बेटर है जनरलाइज करने के लिए थ्योरी. ठीक है, तो अब आता है वर्चुअल वर्क. सर इसका एग्जांपल एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे. सर उसका टाइम तो नहीं है. हाँ, टाइम फिक्स कैसे हुआ सर एग्जांपल? मैथमेटिकली कुछ भी हो सकता है ना. ये जो कंसेप्ट दिया था ये किसने दिया था, लेग्रांजे ने. लेग्रांजे थे, बर्नौली थे, एल हॉस्पिटल थे. इन लोगों ने जो कंसेप्ट दिया, बेसिकली ये मैथमेटिशियन थे. इन्होंने जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो आपने सुनी होगी ब्रांच, जिसमें वेरिएशनल प्रिंसिपल हम पढ़ाएंगे आपको, वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये टर्म डिफाइन किए गए.
ठीक है, तो मैथमेटिकल कंसेप्ट है। और कुछ पूछना है? वो दूसरा लड़का पूछ रहा था एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल की बात हो रही है तो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल आप कहीं भी, जैसे एक प्रॉब्लम मैं आपको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से भी करवाऊंगा। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल क्या बताऊंगा, आपको ये देख लो। जैसे मैं आपसे कहूँ ये m मास का है, m1 मास का, और ये m2 मास का। बताइए स्टेबल कहाँ रख सकते हैं ये? कहीं पे ना रोका जा सकता है? अभी थोड़ा रुक जाए, आप डीएलएमएल प्रिंसिपल आने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल तब बताऊंगा। वर्चुअल वर्क देखें, वर्क करस्पॉन्डिंग टू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। हाँ बोले सर। उस पीछे वाला प्रॉब्लम है ना, जो लिखे थे सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल लिखे थे ना सर, जो वो कैसे थोड़ा बता दीजिए सर। बेटा, अगर स्फीयर पार्टिकल जो है स्फीयर के ऊपर है तो थोड़ी देर तक तो इससे चिपका रहेगा, तब तक तो इसकी मोशन सर्कुलर होगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब ये छूट जाएगा तो ये कैसा गिरेगा? इस तरीके से गिरेगा ना। तो इसकी मोशन कैसी होगी? प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी गिरेगा। समझ आ गया सर, थैंक यू। अभी ये सिस्टम भी डिस्क्राइब करेंगे, चिंता ना करो। तो वर्क करस्पॉन्डिंग टू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट is called as virtual work. वर्चुअल वर्क क्या है? बेसिकली वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग वर्चुअल वर्क। तो कैसे दिखाएंगे? डेल्टा W इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा R, और समेशन इज रनिंग फॉर आइदर नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ फोर्सेस ऑन ए पार्टिकल और बोथ। मतलब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा है तब भी ये समेशन उनके लिए भी है, और अगर एक ही पार्टिकल कई फोर्स है तो फोर्सेस के लिए भी समेशन है। तो समेशन में आप ऐसे लिख सकते हैं, आई यहां लगाओ तो यहां भी आई लगा दो, यहां भी आई लगा दो। आई इज फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब यहां पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल वर्क का कंसेप्ट लाने से फायदा क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट फायदा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि नेट वर्चुअल वर्क डन बाई फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। नेट virtual work done by force of constraint is 0 in most of the cases. क्योंकि जो नॉन होलोनोमिक प्रॉब्लम है उनमें हो सकता है ये बात सही ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा? वर्चुअल वर्क डन बाई फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट 0 होगा। इसका मतलब वर्चुअल वर्क डन बाई फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट इज इक्वल टू 0। मतलब कहने का ये है, क्या कहना चाह रहे हैं? ऑब्वियस है, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कैसे। तो उसका जवाब देखें आप। कई सारी सिचुएशंस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किन किन जगहों पर एक दो प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन में कह रहा हूँ, मान लीजिए पिछला ही क्वेश्चन पार्टिकल ऑन स्फीयर, या मैं अगले पेज पे करता हूँ। ठीक है, कैसे का जवाब आगे देखो, है ना। पार्टिकल ऑन स्फीयर, सिंपल पेंडुलम, पार्टिकल ऑन ग्राउंड, कोई सा भी ले लो आप, एटवुड मशीन ले लो, है ना। इन्हीं के देख लेते हैं एग्जांपल, है ना। बाकी सबका आगे देख लेंगे, बहुत सारे एक साथ डिस्कस हो सकते हैं। इसमें जो फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट होगा वो कौन सा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। इसमें फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होगा? टेंशन। ये बताया भी था आप लोग। इसमें फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन। इसमें फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होगा? टेंशन। और बाकी mg मैंने दिखाया नहीं है, केवल मैं फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट दिखा रहा हूँ। क्या मैं सही कह रहा हूँ ये बात? भाई अगर मान लो ये सरफेस पे नहीं रहेगा तो m0 हो जाएगा, mg थोड़ी। अगर डोरी काट दोगे तो t0 हो जाएगा, mg थोड़ी। अगर इस सरफेस पे नहीं रहेगा तो m0 हो जाएगा, अगर डोरी काट दोगे तो t0 हो जाएगा। तो यही तो फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट है जो इसको मेंटेन किए हुए। अब अगर आप देखें इसको वर्चुअली डिस्प्लेस अगर माने तो किसी भी दिशा मान ले, किस दिशा मानेंगे आपका जो मन करे। भाई आप सरफेस पर हो रही मोशन तो इधर ही तो होगा डिस्प्लेस, और कहाँ होगा? इसमें इधर ही तो होगा डिस्प्लेस, इसमें इधर ही तो होगा डिस्प्लेस, इसमें इधर ही तो होगा डिस्प्लेस, इसके अलावा। तो यहाँ पर देखें आप, अगर थीटा कितना हो रहा है 90 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट किधर मानोगे? अगर इधर मानोगे या उधर मानोगे तो वर्चुअल वर्क डन कितना होगा? 0 नहीं हो जाएगा, एफ डॉट डी आर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनना है। डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा? टी के द्वारा 0, या पूरा पूरा लिख दूं? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस 90 इज इक्वल टू 0। आप समझ में आ रहा होगा?
ऐसी डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस 90 इज इक्वल टू 0। ये भी समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली यहाँ भी देखें आप 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा है। यहाँ पर अगर देखें आप नीचे की तरफ को अगर डिस्प्लेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ को डिस्प्लेस होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर टी और डी आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, और यहाँ पर टी और डी आर के बीच में एंगल कितना बनना है 0 डिग्री। तो नेट वर्चुअल वर्क डन कितना होगा टी डी आर माइनस का प्लस टी डी आर प्लस का तो 0, यानी कि नेट वर्चुअल वर्क डन बाई फोर्स ऑफ कांस्टेंट है 0। तो बड़ी अच्छी बात हुई। अगर हम वर्चुअल वर्क लेके चलते हैं तो हमें क्या है, केवल नॉन कांस्टेंट फोर्स से मतलब रह गया, बाकी जो कांस्टेंट फोर्स है उनको हमें काउंट ही नहीं करना। जबकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमें फोर्स ऑफ कांस्टेंट भी लेके चलने पड़ते थे और नॉन कांस्टेंट फोर्सेस भी लेके चलने पड़ते थे, मतलब टी भी लेके चलना पड़ता था, एमजी भी लेके चलना पड़ता था। जबकि इस अप्रोच में क्या होगा, केवल एमजी लेके चलना पड़ेगा, आपका काम बन जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये तो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। So we can write, जो वर्क डन रह जाएगा वो किसका हमें काउंट करना है, केवल नॉन कांस्टेंट टाइप फोर्सेस का। फोर्स ऑफ कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका 0 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है नहीं यहाँ तक? Yes. मुझे लगता है यहीं पे हमें रोक देना चाहिए और अगली क्लास में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, कल हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। कल का कंटेंट बता देता हूं आप लोगों को। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, लैग्रेंज आयलर इक्वेशन, जनरलाइज फोर्स, जनरलाइज मोमेंटा और क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे जो इसकी प्रॉब्लम्स है। तो आप लोग कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर रहिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। सर कल गुड नाइट सर। सुबह मॉर्निंग में, तो सुबह मॉर्निंग में उठेंगे। कर दीजिए सर, रुकिए सर, स्लाइड शो कर दीजिए। देखो कर रहा हूँ मैं, एकदम सोने थोड़ी जा रहा हूँ, 1 मिनट देख रहा हूँ। बाकी जो लोग क्लास छोड़ना चाहे छोड़ दे, सुबह जरूर उठ जाए, सुबह तो उठेंगे, जल्दी उठ जाए। सर हमने 2 पेंडुलम वाला एक आपने क्वेश्चन कराया था जिसमें वो स्प्रिंग के थ्रू अटैच थे दोनों। हाँ, कपल्ड पेंडुलम बोलते हैं उसको। यस सर, कपल्ड पेंडुलम, राइट। तो उसमें हमने थीटा 1 और थीटा 2 बोला कि दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगे, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। तो सर वो थीटा 1 और थीटा 2 का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब नहीं होगा, क्योंकि स्प्रिंग रिलेशन नहीं क्रिएट करता है। ओके सर, ठीक वो है, अभी हम आएगा, वो सिस्टम आएगा, स्मॉल ऑसिलेशन पढ़ाऊंगा ना तो वो सिस्टम आएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। जो हम लैग्रेंजियन फॉर्म करेंगे वो थीटा 1 के अलग करेंगे, थीटा 2 के अलग होएगा, मतलब ऐसा कुछ है क्या? लैग्रांजियन तो एक ही होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर थीटा 1 एंड थीटा 2 अलग अलग होगी। लैग्रांजियन एक ही होगी। सर वो क्वेश्चन नंबर 8 करवाया था, वो बताना। इसमें नहीं है सर असाइनमेंट में। एट क्या है ये वाला सर। तुम्हारे पास कुछ वो है घर पे, तो ग्लास रखा हुआ है, ग्लास हाँ सर, रखा हुआ है टेबल पे। अरे कुछ रखा हुआ है, पेन कॉपी पेंसिल, उसी प्लेन में घुमा ही तो सकते हो उसको, और क्या कर सकते हो। अरे जो प्लेन पर है केवल घुमा ही तो सकते हो एक तरीके से, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमा ही तो सकते हो उस पेन को, अगर 2 डायमेंशनल वर्ड में ही है वो पेन को। तो एक ही तो हुई। ओके सर, हेलो सर। हाँ बेटा। सर एक थोड़ा सा क्वेश्चन था, मैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वैसे तो समझ आ गया सर, लेकिन जब आपने डायग्राम में बताया तो जब आपने एक तो सर्कुलर मोशन बताया था, अगर वो स्फीयर के ऊपर है और जैसे वो लिविंग पॉइंट से आगे होगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। सर इन सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन के बीच में जो पॉइंट है उसको हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। ना मैंने तो उसको एक एग्जांपल दिया, जहाँ पे दोनों का मतलब ना मैंने ये कहा कि मतलब सर इसमें मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मैंने क्या समझाया यहाँ। नहीं सर, जैसे आपने पहले करवाया था जब भी समझ आ गया ये डायग्राम, लेकिन इसमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहाँ है ये पूछना था। मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं कि व्हाई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड, और इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। सुन रहे हो नहीं?
यस सर। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मान लो सिस्टम नॉन होलोनॉमिक हुआ, नॉन होलोनॉमिक मतलब जिस पे हमारी पकड़ नहीं है, यस सर। हमारी पकड़ नहीं मतलब हम उसको ना तो इंटीग्रेट कर पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं, ऐसा सिस्टम है। तो मान लीजिए आपको डिस्कशन करना हो किसी लीविंग पॉइंट पर ही इस तरीके की प्रॉब्लम पे, तो अगर मान लो आपने रियल डिस्प्लेसमेंट मान लिया होता है यहाँ पर, तो रियल डिस्प्लेसमेंट में तो प्रॉब्लम इस लीविंग पॉइंट के बाद कुछ और ही हो जाती है, लीविंग पॉइंट के पहले कुछ और होती है। यस सर। तो प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट्स की कंडीशन ही बदल जाती है, पहले कंस्ट्रेंट कुछ और थे, बाद में कंस्ट्रेंट कुछ और है। तो ऐसा ना हो, इस तरीके की चीजें ना हो, इस तरीके के क्या बोलते हैं अपवाद, अपवाद को क्या बोलते हैं, मतलब सर ऐसी प्रॉब्लम ना मतलब सॉल्व ना कर सके जैसे, मतलब इस तरीके के एक्सेप्शनल केसेस ना आए और थ्योरी हमारी इन जनरल चलती रहे, गड़बड़ाए नहीं। इसलिए रियल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को अगर लें तो ज्यादा बेहतर। समझ लो, ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें कोई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देखो नहीं रहा है। बट द टाइम शिफ्ट कहां हुआ है? हां, टाइम शिफ्ट वाला वो कंडीशन तो फॉलो नहीं हुई एग्जांपल। अब देखो बेटा, आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। मैं केवल एक विकिपीडिया वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आपको खोल के दिखा रहा हूँ, हालांकि आप लोग भी खोल सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। दिख रहा है आपको? यस सर। क्या लिखा हुआ है? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ऐसा नहीं केवल इन एनालिटिकल मैकेनिक्स ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और इनफाइनिटेसिमल वेरिएशन shows how the mechanical system trajectory can hypothetically, hence the term virtual, deviates very slightly from the actual trajectory gamma of the system without violating the system's constraint. समझ रहे हो? अच्छा, हाइपोथेटिकल है, पूरा हाइपोथेटिकल है। इसकी अगर आप थ्योरी पढ़ोगे पूरी, ये पूरा मैथमेटिक्स है। ये देखो, हम लोग इस मैथमेटिक्स की ब्रांच को पढ़ रहे हैं, क्लासिकल मैथमेटिक्स। अगर देखें तो इसका ब्रॉड रूप आप देख सकते हो कहां पर, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो जो कंसेप्ट दिया है वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। हेलो सर। हाँ सर, फ्री फॉल के केस में सर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा या 3? 1। बट सर मैंने ऐसा सुना था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करने से पहले काउंट करते हैं, तो इस वजह से हम 3 लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा एक ही हो। ओके सर, ठीक है। देखो आप, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में बी सेट टू बिगिन विद न्यूटन्स मिनिमल रेजिस्टेंस थ्योरी, ब्राचेस्टर-कोरोन प्रॉब्लम, जॉन बर्नौली, इन सब लोगों ने, लैग्रांजियन, यूलर, ये सब है ना, ये लोग, ये सब मिलके, एल हॉपिटल, ये मिलके पूरी थ्योरी कहानी तैयार की है। ओके। ये पूरी मैथमेटिक्स है। तो आप लोग इससे मतलब ऐसा ना सोचे कि हमें इससे ज्यादा जानने की जरूरत थी या फिर वो थी, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर ये पूरा मैथमेटिक्स में आप पता करना है। कोई अगर फ्रेंड मैथमेटिक्स में एमएससी किया हो तो उसका पूरा पेपर होगा मैथमेटिक्स में, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, और ये लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, उसको भी पढ़ाया गया होगा। तो इतना काफी है जानना, जितना मैंने बताया। ओके, चलो बेटा रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।